रजाई से बने ससुराल आई पेरिस वाली बहू। हाय दैया, कितनी ठंड है आज। अरे ओ नव्या, जल्दी से रोटी सेक, गरम गरम खाऊं और सोऊं। मुझसे तो एक पल को ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या माँ, कब तक मुझे ही चूल्हे में पल्ले रहोगी? अब तो भैया की शादी की उम्र हो गई है, भैया की शादी कर दो। कम से कम भाभी आ जाएंगी तो कुछ नहीं तो बनाकर तो खिलाएंगी। मेरे जाने के बाद अगर भैया की शादी हुई तो क्या ही फायदा, मैं यहाँ पर भी काम करूँ और ससुराल जाकर भी। बेटा, ये खुद के और तेरे भाई के शादी के सपने बाद में देख, पहले तो जल्दी से 4 गर्मा गर्म रोटी सेक दे। नव्या रोटी सेकने लगती है और अपने माँ पिता को खाना देकर खुद खाने बैठ जाती है। नव्या गलत नहीं कह रही है जी। गुलशन को इतने साल हो गए पेरिस गए, न पैसा भेजता है न ढंग से हाल खबर लेता है। अब तो मुझे लगता है उसे फिर से अपने देश बुलाकर उसकी शादी करवा देनी चाहिए। गुलशन की शादी के 1-2 साल बाद फिर नव्या की शादी। दोनों बच्चों की शादी की उम्र हो गई, कभी न कभी तो कहीं न कहीं शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ, बात तो सही है। ठीक है, अगली बार जब गुलशन फोन करेगा तब हम उससे इस बारे में बात करेंगे। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं और ठंडी में सोने चले जाते हैं। हाँ, आजकल ठंडी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सुबह शाम इतना ज्यादा ठंडी हवा चलती है कि कुछ कहने की बात ही नहीं। हाँ माँ, सो तो है, ठंडी बहुत बढ़ गई है और हमारा घर भी तो थोड़ा खुला खुला है, ठंडी लगना तो लाजमी है। जिसके बाद संगीता जी फटी पुरानी रजाई ओढ़कर सो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर के मोबाइल पर गुलशन का फोन आता है। हेलो भैया, कब आ रहे हो? इतने दिन हो गए आपको गए हुए, आपका कोई पता ही नहीं है। जल्दी आऊंगा छोटी, चिंता मत कर। माँ को फोन दे। माँ, ये लोग गुलशन भैया हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ मेरा बेटा, कैसा है मेरे लाल, कब आ रहा है बेटे? अब तो तेरी शादी की उम्र हो गई है। आजा, हम सोच रहे हैं जात बिरादरी में तेरे लिए अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा देती हूँ। वैसे भी उम्र के हिसाब से शादी कर लेनी चाहिए, वरना बाद में बड़ी दिक्कत होती है। हाँ माँ, तू सही कह रही है, उम्र के साथ शादी कर लेनी चाहिए वरना बहुत दिक्कत होती है। इसलिए तो आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। मैंने शादी कर ली। हाँ माँ, लिली से। मैं कुछ ही दिनों में लिली को लेकर गाँव आ रहा हूँ। जिसके बाद फोन कट जाता है। बताओ ना माँ, भैया ऐसा क्या कह रहे थे कि भैया को सुनकर आपकी बोलती ही बंद हो गई? माँ, ऐसा क्या सरप्राइज था, बताओ तो। गुलशन ने किसी फिरंगी से शादी कर ली है और अब वो उस लड़की को लेकर कुछ ही दिनों में घर आने वाला है। ये भगवान, मेरे लड़के की बुद्धि मर गई है क्या? उस फिरंगी ने ही हर ली होगी या आजकल के लड़कों को जाने क्या हो गया है। इसी तरह से संगीता जी गुलशन के उसके मन की लड़की से शादी करने पर बड़बड़ा रही थी। वहीं जब लक्ष्मण जी ये बात सुनते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। अरे वाह भाग्यवान, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। भाई, हमें तो लड़की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फ्री में बहू मिल गई। पेरिस वाली है वो, आपके झोपड़े में नहीं रहेगी, तुरंत ही भाग जाएगी ये घर देखकर, समझे? आए बड़े, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा भाभी के लिए। मेरी प्यारी भाभी आएंगी तो मैं उन्हें ऐसे ठंडी में नहीं सोने दे सकती हूँ। और इस घर का तो होलिया ही बहुत खराब है, यहाँ ठंडी भी बहुत लगेगी। कुछ तो करना पड़ेगा कि जब मेरी पेरिस वाली भाभी आए तो उन्हें ठंडी ना लगे, वो आराम से इस घर में रह सके। इतना सोचकर नव्या जुगाड़ लगाना शुरू कर देती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करे जिससे घर में बाहर से आने वाली हवा बंद हो जाए और ठंडी से थोड़ी सी राहत हो जाए। नव्या, चल रजाई सिलने जाने का टाइम हो गया है, सेठ जी वेट कर रहे होंगे। अब बाद में सोचूंगी कि क्या कर सकते हैं, पहले रजाई सिल कर आती हूँ। जिसके बाद नव्या अपनी माँ के साथ रजाई सिलने चली जाती है और वहां ढेर सारी रजाई सिलती है। वहीं रजाई वाले के यहाँ रजाइयों की छटाई हो रही थी, जहां कुछ ऐसे लोगों की रजाई पड़ी थी जो 2-3 साल से अपनी रजाई बनवा कर लेने ही नहीं आए और भूल गई। वहीं रजाइयों को चूहों ने फाड़ दिया था, काट दिया था, जो कि उनके किसी काम का भी नहीं था। यहाँ हमारे पास ओढ़ने के लिए ढंग की रजाई गद्दे नहीं है और यहाँ अमीरों का ये हाल है कि रजाई बनवा कर ले ही नहीं गए हैं। ऐसे में ये खराबी तो हो रही है और गरीबों में हमारे यहाँ तो हम एक अच्छी सी रजाई ओढ़ने के लिए तरस तक जाते हैं और गरीबी में हमारे यहाँ तो हम एक अच्छी सी रजाई ओढ़ने के लिए तरस गए। माँ की ये बात सुनकर और रजाई वाले के यहाँ पड़ी हुई रजाइयां देखकर नव्या को एक आइडिया आता है और जैसे ही रजाई वाला वहाँ आता है तो रजाई वाले काका, ये फटी पुरानी रजाई किसी काम की नहीं है ना? अरे हाँ, मैं तुमसे कहने वाला था कि हो सके तो ये फटी पुरानी रजाई अपने साथ ले जाना, क्या पता घर पर काम आ जाए। ये हमारे किसी काम की नहीं है। शुक्रिया काका, ये मेरे किसी ना किसी काम तो आएगी ही। इन सब फटी पुरानी रजाइयों का क्या करेगी नव्या?
माँ बस देखती जाओ। जिसके बाद नव्या फटी पुरानी रजाई को घर ले आती है और वो रजाइयों को खोलकर उसमें से अच्छी रुई निकाल लेती है और माँ की पुरानी साड़ियों का खोल बनाकर सारी रुई उसमें डाल देती है और बढ़िया बढ़िया दीवार जितनी बड़ी रजाई तैयार करती है। इतनी बड़ी बड़ी रजाई ये दीवार पर लगानी है क्या? हाँ माँ, नई भाभी आ रही है ना, और देखो हर तरफ से हवा आती है, घर पूरा खराब हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि नई भाभी आए तो उन्हें ठंडी में यहाँ परेशानी झेलनी पड़े, इसीलिए मैं ये जुगाड़ कर रही हूँ। जिसके बाद नव्या माँ की पुरानी साड़ी और पुराने इस्तेमाल न होने वाले कपड़ों से रजाई के खोल तैयार करती है और फटी हुई रजाइयों की रुई निकाल कर दूसरे खोल में डालकर बड़ी बड़ी रजाई तैयार करती है। जिसके बाद नव्या घर की दीवारें और छत रजाई से ढक देती है, जिससे घर में चारों तरफ से आने वाली सारी हवाएं बंद हो जाती हैं। अरे वाह बेटा, बहू के आने की खुशी में तूने तो बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया है। वही घर में अब बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं लग रही है। बीमार माँ के लिए तो कभी इतना नहीं किया और उस फिरंगी के लिए इतना, ये सही नहीं है बेटा। नव्या कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन गुलशन अपनी पेरिस वाली बीवी लिली के साथ घर आती, जहां गांव मोहल्ले वाले सभी गुलशन के साथ किसी फिरंगी को आता देखकर काफी हैरान थे। वहीं मोहल्ले की औरतें भी बातें बनाना शुरू कर देती हैं। देखो तो, जब नंदनी का बेटा लड़की से भाग कर शादी किया था तो संगीता कैसे ताने दे रही थी। आज संगीता के मुंह पर उनके ही बेटे ने कालिक पोत दी। लो ले आया इनका बेटा कोई फिरंगी में। अरे ऐसा ना कहो बहन, देखो तो पेरिस की बहू आई है पड़ोस में। यहाँ गांव में कोई फॉरेनर देखने के लिए आगे तरस गई थी। ये अच्छी बात है कि गुलशन फॉरेनर लाया है। हर किसी का नसीब इतना अच्छा नहीं होता। लगता है रितिका बहुत भूल गई कि फॉरेनर लड़कियां उतनी अच्छी नहीं होती। देखो तो अभी गुलशन का गोरा रंग देखकर आई है ये फिरंगन। सास की गाली सुनकर कुछ ही दिनों में गुलशन को तलाक ना दे दे तो मेरा नाम भी चित्रा देवी नहीं। सारी पड़ोसने बहू को देखकर ऐसे ही बातें कर रही होती हैं कि नव्या ये सब सुन लेती है। अरे ओ चुगलखोर काकियों, मेरी नई भाभी को अपनी काली नजर ना लगाओ वरना दाग लग जाएगा। वो क्या है ना, दूध सी सफेद है ना आपकी नजर, और बहुओं की तरह काली नहीं है। बेदुकनी जैनी है, बहुत बोलती है ये लड़की। छोड़ो बहन, काहे इसके मुंह लगना। चलो आग सेकते हैं, ठंडी बहुत तेज लग रही है और आग सेकते सेकते फ्री का एंटरटेनमेंट तो मिल ही जाएगा। वहीं लक्ष्मण जी के घर। माँ देखो भैया भाभी आए हैं, आरती उतार दो माँ। भैया का और भाभी का गृह प्रवेश करवा दो। क्या मुझसे पूछकर बहू लाया है क्या जो मैं गृह प्रवेश कराऊं? मैं फिरंगन की शक्ल न देखूं, गृह प्रवेश तो दूर की बात है। जिसके बाद संगीता जी मुंह फेर कर अंदर चली जाती हैं। कोई बात नहीं भाभी, माँ नाराज है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं आपका गृह प्रवेश करूंगी। हाँ बेटा, तू भाभी का गृह प्रवेश करवा। जिसके बाद नव्या अपने भाई भाभी की आरती उतारती है और पूरी रस्मों के साथ अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाती है। भैया मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे लिए इतनी सुंदर भाभी लाए हो। आपसे मिलकर खुशी हुई नाना जी। सासू माँ कहाँ है, मैं उनके आशीर्वाद ले लूं। लिली सास के आशीर्वाद लेने जाती है, लेकिन सास लिली की तरफ देखती तक नहीं है। सासू माँ, अब तक मैंने इंडियन टीवी सीरियल में देखा था कि इंडियन सास नाटकीय होती हैं, लेकिन ये तो सच है। कोई ना, एक दिन आपका पत्थर जैसा दिल मेरे लिए जरूर पिघलेगा। हैव फेथ कि मैं आपका दिल जरूर जीत कर रहूंगी। हाँ लिली, तुम कर लोगी। माँ क्या हुआ, आप क्यों गुस्सा हैं? मैंने नहीं सोचा था कि तू इतने दिन बाद आएगा तो इस तरह आएगा। अब तक गरीबी ने मार डाला, अब एक लौता बेटा था उसने फिरंगन ले गई। अब कौन सी खुशी में खुश हो? अरे अब जो है उसी में खुश हो लो माँ, चिंता जताने से अच्छा है। तू तो रहने ही दे। ये संगीता जी अपने बहू बेटे से खफा थी, तो वहीं रजाई के ससुराल में आई पेरिस वाली बहू अपना ससुराल देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। नंद जी, ये कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी मोटी मोटी रजाई क्यों लगाई गई है? भाभी घर में बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है ना, इसीलिए मैंने घर में हर जगह रजाई लगा दी है, ताकि जब आप आओ तो आपको ठंडी ना लगे, वरना इस घर में बहुत ठंडी हवा आती रहती है। ओह, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। ससुराल की इतनी बुरी हालत देखकर तो मुझे पेरिस वाले घर की याद आ गई। वो बहुत ही सुंदर है। जब पेरिस का घर सुंदर है तो मैं झोपड़ी में क्या करने आई है फिरंगन? सासू मॉम, मेरा नाम फिरंगन नहीं लिली है। मुझे लिली कह सकती हैं, बहू कह सकती हैं। मैं तुझसे बात ही क्यों करूंगी? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरे जैसी फिरंगन को अपनी बहू बनाऊं। लिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी सास उसे अपनी बहू मानने को तैयार ही नहीं थी। देखना गुलशन, एक दिन सासू माँ को मैं पटा ही लूंगी। शी विल लव मी डेफिनेटली। जिसके बाद लिली अपना रजाई वाला ससुराल देखने लगती है। पूरा घर रजाई से ढका हुआ था।
यह देखकर उसे काफी अजीब लगता है, लेकिन वो नव्या की मेहनत को नजरअंदाज भी नहीं करती कि नव्या ने कितनी मेहनत से रजाई सिलकर पूरा घर तैयार किया है। नाना जी, मेरा कमरा कौन सा है? भाभी चलो मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। जिसके बाद नव्या लिली को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ पूरा कमरा, खिड़की सब कुछ रजाई से ढका हुआ था। भाभी, मैंने पूरे कमरे को रजाई से ढककर गर्म कर दिया है और कमरे में 2 रजाई भी रख दी हैं कि आप चैन से सो सको। ये घर कैसा लग रहा है? यहाँ नव्या ने कितना सारा जुगाड़ कर रखा है। बस ये रजाई से घर कब तक ऐसे प्रोटेक्ट रहेगा? और अगर गलती से आग की चपेट में आ गई रजाई तो हम सब तो जल ही जाएंगे। आज रात को ही मैं गुलशन से बात करूंगी। लिली कुछ देर अपने कमरे में आराम करती है और थोड़ी देर बाद नव्या सभी को खाने के लिए आवाज लगाती है। सभी लोग आके खाना खा लो, खाना बन चुका है, ठंड भी जोर की लगी है। नव्या, तूने रसोई की जो रजाई से ढक रखा है, अगर गलती से भी आग पकड़ ली तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ भैया, इसीलिए तो चूल्हे को रजाई से दूर रखा है और खाना बनाते समय तो वैसे भी मैं इस बात पर ध्यान देती हूँ कि अनहोनी ना हो जाए। जिसके बाद नव्या सभी को खाना देती है और सभी खाकर सोने चले जाते हैं। वहीं भले ही ससुराल रजाई से ढका हुआ था, लेकिन आधी रात जब होती है तो तेज हवाओं के कारण घर में जोरों की ठंड लगती है। घर के बाकी लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन संगीता जी की हालत खराब हो जाती है। नव्या माँ को डबल रजाई उड़ाती है, जिसके बाद भी संगीता जी को ठंड लग रही थी। ये देखकर लिली को बहुत बुरा लगता है। तुम्हारे पेरेंट्स कितनी मिनिमम चीजों में गुजारा करते हैं। और मैं कभी माँ पापा को कोई सुख दे भी नहीं पाया लिली, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं माँ पापा को सुख दूं। अब उन्हें प्यार मिलेगा गुलशन, डोंट वरी। फिर लिली भी जाकर अपने रजाई वाले ससुराल में रजाई से ढके कमरे में सो जाती है। अगले दिन लिली अपनी पहली रसोई करने के लिए रसोई में जाती है। नव्या, ये चूल्हा कैसे जलाते हैं मुझे सिखाओ ना, मैं अपनी पहली रसोई की रस्म करना चाहती हूँ। नव्या, इस फिरंगन को कह दे ये फालतू में ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सासू माँ जी, मैं अपनी खुशी के लिए करना चाहती हूँ, आपकी खुशी के लिए नहीं। वैसे भी अपनी बहू को एक मौका तो दो अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाने का। संगीता जी लिली की बात का कोई उत्तर नहीं देती और वहां से उठकर चली जाती हैं। लिली ने पहले कभी चूल्हा नहीं जलाया था, जिसके कारण उसे चूल्हे पर खाना बनाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। रजाई से ढकी रसोई में लिली बचते बचते खीर पूड़ी तैयार करती है और सभी को खाने के लिए देती है। पापा जी, मम्मी जी, मैंने कभी भी इंडियन फूड नहीं बनाया है, सो प्लीज अगर कोई गलती हो तो माफ करना। सारे एक्सपेरिमेंट इस फिरंगन को हमारे ऊपर ही करने। जहर खिलाकर मारना तो नहीं चाहती ना फिरंगन? नहीं नहीं मम्मी जी, कैसी बात करती हैं आप? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी, और मैं ऐसा क्यों ही करूंगी। बेटा, सास की बात को दिल पर मत ले। तेरी सास को वैसे भी आदत है ताने वाला मजाक करने की। जिसके बाद सभी बहू के हाथ की बनाई खीर पूड़ी खाते हैं और पेरिस वाली बहू की खूब तारीफ करते हैं। बहू, ये ले तेरी पहली रसोई का नेग। बेटा, ज्यादा कुछ नहीं है देने को, तो बुरा मत मानना। पापा जी, आप लोगों का आशीर्वाद है, यही बहुत है। मैं इस नोट को संभाल कर रखूंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, भाभी ने कितनी स्वादिष्ट खीर बनाई है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। हाँ, इतनी भी बुरी नहीं बनी है। अरे, तुमने अच्छा प्रयास किया मेरी जान, ये स्वादिष्ट है। धन्यवाद बाबू। ऐसे ही दिन बीते। ससुराल में पड़ने वाली ठंड को देखकर लिली ऑनलाइन हीटर ऑर्डर करती है और पानी गर्म करने की रॉड मंगाती है, लेकिन ये देखकर संगीता जी का मुंह बन जाता है। उड़ा दे मेरे बेटे के सारे पैसे इन फालतू चीजों पर उड़ा दे। ये गुलशनवा को हमें देने के लिए पैसे नहीं रहते, लेकिन उड़ाने के लिए बराबर पैसे होते हैं इसके पास। संगीता जी ऐसे ही बहुत ताने सुनाती रहती हैं, जो देखकर लिली को बहुत बुरा लगता है। मैंने ये हीटर और पानी गर्म करने की रॉड तो माँ जी के लिए और पापा जी के लिए ही मंगाई है, ताकि उन्हें इस ठंड में परेशान न होना पड़े। और यहाँ माँ जी मुझे ही सुना रही हैं। अरे मेरी प्यारी भाभी, ये माँ का तरीका है प्यार जताने का। माँ मुझे भी ऐसे ही चिल्लाती है, सुनाती है, लेकिन बहुत प्यार करती है। एक दिन देखना आप, माँ आपको भी बहुत प्यार करेंगी। अब लिली धीरे धीरे ससुराल में ढलने लगती है और रजाई वाले ससुराल में उसे उतना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो फिर भी सहयोग कर रही थी। एक दिन लिली नव्या के साथ बाजार से घर आ रही थी, तभी पड़ोसन ने उसे देखकर ताने देना शुरू कर देती हैं। अरे संगीता की फिरंगी बहू तो इतनी अमीर है, लेकिन फिर भी दहेज में 1 रुपया नहीं लाई, और देखो रजाई वाले ससुराल में कैसे रह रही है। अरे ये गरीबों को शर्म भी तो नहीं आती। दुनिया कुछ भी कहे उन्हें क्या फर्क। अब तो पैसे आ गए संगीता जी के यहाँ, फिर भी देखो कैसे झोपड़ी में रजाई डाल कर रह रही है। ये नहीं कि पक्का घर बना ले। क्या मेरी माँ ने पैसे पेड़ पर उगा रखे हैं या आप लोग देने आए थे? जब देने के हालात नहीं है तो बड़ा बड़ा मुंह मत खोलो। और मेरी भाभी, माँ, भैया, पापा, किसी के बारे में आप लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, समझी? जाके अपना घर देखो, कितनी आग लगी है, वो बुझाओ जाकर।
एक बार फिर से नव्या की बातों से पड़ोसनों को मिर्ची लग जाती है और वो वहां से चली जाती है। तुमने उन्हें बहुत अच्छा जवाब दिया। हाँ माँ, घर में शेरनी बनती है लेकिन इन लकड़ बग्गियों की सारी बात सुनकर ले लेती है ना माँ? इसीलिए ये लोग माँ का फायदा उठाते हैं, इसीलिए मैंने अब बोलना शुरू कर दिया है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब नव्या की लगाई हुई रजाई भी फिर से फटने लगती है और तेज ठंड का भार थाम नहीं पाती। ये सब देखकर अब लिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके ससुराल वाले बहुत दिनों से किस तरह से गुजारा कर रहे थे। रात में गुलशन, मैं तो सोच रही हूँ हमें नया घर बनवाना चाहिए। ये घर बहुत ही पुराना है और ये रजाई का घर जुगाड़ू है, टिकाऊ नहीं। कब तक टिकेगा? अब इसका समय है कि नया घर बनवाएं। जिसके बाद लिली अब अगले ही दिन से मिस्त्री को बुलाकर काम शुरू करवा देती है। ये क्या है? अब घर में मिस्त्री क्यों बुलवाया गया है? हमारे घर में तो एक पक्का ईंट तक नहीं है, तो मिस्त्री का क्या काम है? बहू ने बुलवाया है मिस्त्री को। अब हमारा घर भी पक्का बनेगा, भाग्यवान देखती जाओ। ये गुलचनवा को तो मैं बताऊंगी, माँ बाप के लिए पैसे नहीं निकलते। आज पत्नी ने एक बार बोला तो घर बनना शुरू हो गया। माँ, कम से कम आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि अब हमें उस झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। अब हमारा भी पक्का घर होगा और फिर देखना वो जलकुकड़ी पड़ोसन कैसे हमसे जलेंगी। जिसके बाद लिली मिस्त्री को और इंजीनियर लगवाकर अपने रजाई वाले जुगाड़ू घर के स्थान पर एक पक्का, टिकाऊ और बहुत ही सुंदर घर बनवाती है। लिली अपने घर के अंदर ही इनबिल्ट हीटर लगवाती है और एसी भी, ताकि ठंड में सभी हीटर चला सकें और गर्मी में एसी काम आए। वहीं घर के अंदर हर जगह ऑटोमेटिक एलईडी लाइट लगवाती है। वहीं घर की रसोई भी बहुत सुंदर बनाती है। रसोई में 4 बर्नर वाला चूल्हा फिट करवाती है और फिर रसोई को मॉड्यूलर कर देती है, ताकि सास नंद को अब फिर से चूल्हे पर जुगाड़ करके खाना न बनाना पड़े और उन्हें खाना बनाने में दिक्कत न हो। गुलशन, घर तो बन गया। अब तक मैंने बस रसोई का सामान फिट कराया है, अभी बहुत सारा सामान मंगवाना बाकी है ताकि हमारा घर भी बेस्ट लगे। अरे मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी है लिली। ओह मेरे प्यार, तुम्हारे लिए कुछ भी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन संगीता की पड़ोसने उससे मिलने आती हैं। और संगीता काकी कैसी हो? सब मजे में? क्या ही मजे में होंगी। देख लो, फिरंगी बहू आने के बाद समाज में नाक कट गई है। लो बहन, भी क्विक, मुझे पता है तुम्हारी नाक कट गई, इसीलिए जोड़ने के लिए लाई हो। मेरी पक्की पड़ोसन होकर तुम तो मेरे मजे मत लो। अब ऐसे मानना पड़ेगा संगीता, तेरा घर तो सबसे अच्छा बना है। एक टाइम था कि तेरा घर रजाई का बना था, गांव में सभी लोग हंसते थे घर देखकर, और आज देखो गांव भर में तारीफ हो रही है। तारीफ भी कैसे ना हो, मेरे बेटे की कमाई पानी की तरह उड़ाई जा रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता कि फिरंगी बहू देने से अच्छा मेरा बेटा शादी ही ना करता, कुंवारा रहता तब ठीक था। ये फिरंगियां बड़ी तेज होती हैं, भोले भाले लड़कों को फंसा कर पैसे कमाने का ट्रिक है इनका। क्या बहन, सच में? हमें क्या जरूरत थी कि हम तुमसे झूठ बोलेंगे? यहाँ सास परेशान थी, वहीं पड़ोसने और आग में घी डाल रही थी और इस तरह सारी पड़ोसने संगीता जी को भड़काकर चली जाती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नव्या और लिली ने मिलकर घर संभाल लिया था। एक शाम लिली जब बर्तन धोने जाती है तो ओह गॉड, पानी कितना ठंडा है। ये नव्या इतने ठंडे पानी में काम कैसे करती होगी? अब मैं समझी कि हमेशा सर्दी खांसी क्यों रहती है इसे। भाभी, आप बर्तन क्यों मांज रही हैं? आपको सर्दी लग जाएगी। और जो तुम्हें सर्दी लगती है वो डोंट वरी, अब से सर्दी नहीं लगेगी। मैंने डिश वॉशर बुक कर दिया है, उसमें बर्तन सिर्फ लोड करना होगा और बर्तन अपने आप उसमें से साफ होकर निकल जाएगा। संगीता भी ये बात सुन रही थी। वो भी बहुत आश्चर्यचकित होती हैं। वहीं 2 दिन बाद बहू का डिश वॉशर आ जाता है, जिसमें बहू सारे गंदे बर्तन लोड करके धुल देती है और ये देखकर घर वाले बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, ये कोई जादुई मशीन है क्या? इसमें बिना हाथ लगाए ही बर्तन धुल गए। पापा जी, जादुई मशीन ही समझ लो। हमारे पेरिस में तो ये बहुत कॉमन है, हर घर में डिश वॉशर होता है। ठंडी में कौन ही हाथ से बर्तन धोएगा? जिसके बाद अब घर के सारे बर्तन डिश वॉशर में ही धुल जाते हैं। वहीं घर में ससुर काफी बोर हो जाया करते थे, जिस वजह से लिली घर में टीवी मंगाती है ताकि सासू माँ का ध्यान मोहल्ले की चुगलियों से कम हो जाए और वो टीवी में बिजी रहे और पिताजी भी अपने मनपसंद के समाचार देख पाए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक सुबह, ये मेरी अम्मा रे, कितना ठंडा पानी में तो कुल्फी जम जाएगी इस ठंड में। इतनी कड़क की ठंड पड़ रही है। ये माँ को पता नहीं क्या रहता, जब देखो तब ठंडी लग रही है। गैस पर पानी गर्म करके दे देकर थक गई हूँ, उसी वजह से गैस भी जल्दी खत्म हो जाती है। बेटा, जब तू बूढ़ी होगी, मेरे उम्र में आएगी, तब तुझे पता चलेगा।
लिली जो अब सब देख रही थी वो चुपचाप अपना मोबाइल उठाकर तुरंत एक बढ़िया सा गीजर बुक कर देती है और कुछ ही दिनों में इंस्टॉलेशन वाले गीजर इंस्टॉल करके चले जाते हैं। अब सास इतनी कड़कड़ाती ठंड में बढ़िया से गर्म पानी का आनंद लेने लगती है। वहीं लिली रोज देखती कभी संगीता जी कपड़े धोते हुए कांप रही हैं तो कभी नव्या, और कभी कभी लिली जब खुद भी कपड़े धोती तो उसकी हालत खराब हो जाती। एक दोपहर धूप में नव्या कपड़े धुल रही होती है और फिर भी उसे ठंड लग रही थी। हाय दैया, कितनी ठंड पड़ रही है आजकल। इतनी धूप में भी कपड़े धुलने से हालत खराब हो रही है। ऐसे ही रहा तो मेरी तो कुल्फी जम जाएगी पक्का। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है नाना जी, अब कोई कुल्फी नहीं जमेगी। मैंने घर के लिए वॉशिंग मशीन मंगाया है, उसमें आप कपड़े आसानी से धुल सकती है और बिना किसी मेहनत के और बिना पानी को छुए। इससे ठंडी में हालत नहीं खराब होगी। कुछ ही दिनों में वॉशिंग मशीन घर आ जाती है। भाभी ये तो बहुत सुंदर है, इसे यूज कैसे करते हैं? कुछ नहीं, बस प्लग लगाओ और फिर वॉश टाइप के अनुसार मशीन को सेट करके उसमें कपड़े डालकर डिटर्जेंट या फिर मैटिक लिक्विड डालो, जिसके बाद मशीन को ऑन कर दो। जितना टाइमर आएगा उतने समय में कपड़े धुल जाएंगे। वाह भाभी, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर जिसके बाद नव्या अपनी मशीन में ही कपड़े धुलती है। अब जब से लिली घर में आई थी तब से ससुराल वालों की जिंदगी ही बदल गई थी। घर में अब हर सुख सुविधाएं हो गई थी। साफ सफाई के लिए घर में वैक्यूम क्लीनर था, वाइपर से ही पोछा लगता था। वहीं कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन, बर्तनों के लिए डिश वॉशर, नहाने के लिए गीजर, घर में ठंडी से बचाने के लिए हीटर, अब हर चीज हो गई थी। लेकिन लिली के इतना करने के बाद भी संगीता जी लिली को थोड़ा भी पसंद नहीं करती थी। उनके मन में हमेशा यही रहता था कि लिली गुलशन के पैसे उड़ा दिए। गुलशन कभी घर वालों को ज्यादा पैसे नहीं भेजता था और बीवी के आते ही सब कुछ बीवी का ही हो गया था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन, हाय दैया, ये ठंड से शरीर अकड़ा जा रहा है। अब तो बुढ़ापा लग गया, अब तो हालत खराब ही रहेगी। हाय भगवान, आप ही मुक्ति दिलाओ ये शरीर के दर्द से। संगीता जी ऐसे ही खुद से बातें कर रही होती हैं कि तभी लिली को अपनी सास का दर्द देखा नहीं जाता। वो अपनी सास के लिए एक बॉडी मसाजर बुक करती है और कुछ ही घंटों में फास्ट डिलीवरी के माध्यम से उनका बॉडी मसाजर घर तक पहुंच जाता है। अरे बहू, ये क्या है? पापा, मैंने आप लोगों के लिए ये बॉडी मसाजर मंगाया है। आप लोग ऐसे ठंड में परेशान होते हैं और तबीयत ठीक नहीं रहती, शरीर दर्द रहता है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए बॉडी मसाजर मंगा दूं। इससे आपके शरीर का पेन खत्म हो जाएगा। अरे बहू, इसकी क्या जरूरत थी? तू कितना परेशान होती है हमारे लिए। पापा जी, परेशान कैसा होना, अब तो आप भी मेरी फैमिली हो। माँ जी, अब आप इस बॉडी मसाजर मशीन से मसाज ले सकती हैं, जिससे आपके शरीर का सारा दर्द गायब हो जाएगा और आपकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। बहू की बात सुनकर संगीता चिढ़ जाती है। उसे हमेशा यही लगता था कि बहू सब कुछ अपने प्रॉफिट के लिए करती है और नाम घर वालों का लगाती है। फिरंगन, ये मुझे ज्यादा ढोंग मत दिखाया कर। पहले मेरे बेटे पर कब्जा करती है, फिर घर पर और बेटे की सैलरी पर, और मेरे बेटे की सैलरी उड़ाकर ये सब खुद के लिए मंगाकर ढोंग कर रही है। जब से तू आई है तब से देख रही हूँ पैसे पर पैसे उड़े जा रहे हैं। मेरे बेटे ने 5 साल में कभी ढंग से खर्चा नहीं भेजा होगा और तेरे आते ही नोटों की बारिश होने लगी। तू सब हद पार कर गई है। संगीता जी लिली को बहुत बहुत बातें सुनाती हैं, उसे उन चीजों के लिए कसूरवार बनाती हैं जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने इतने दिन इस फिरंगन को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। संगीता लिली को धक्का मारकर घर से निकालने लगती है कि तभी गुलशन माँ को रोक लेता है। माँ, आपको क्या लगता है मैं लाखों कमाता हूँ? ये मेरी कमाई उड़ा रही है। अरे पेरिस जाने के बाद मेरी जॉब चली गई थी, कुछ नहीं था मेरे पास, तो कहाँ से भेजता पैसे? लिली ने सहारा दिया मुझे और ये पैसे जो ये खर्च कर रही है उसके पिता ने इसके लिए बचाए थे। हमने जाकर कोर्ट मैरिज की थी, इसलिए इसके पापा ने इसे दहेज में ये पैसे दे दिए कि बेटा तुम अपने ससुराल वालों के लिए गिफ्ट ले लेना, और इन्हीं पैसों से लिली ने ये सब किया। माँ, कोई भी बहू अपने ससुराल वालों पर अपने मायके का पैसा नहीं लौटाएगी, और जब बात लाखों की हो तो। पूरी सच्चाई जानने के बाद अब संगीता की आंखों में आंसू थे। वो बहू को गले से लगा लेती है और, माफ कर देना बहू, मैंने तुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन मुझे नहीं पता था तो इतनी उदार दिल है मेरी। पेरिस की बहू ने रजाई के घर को पक्के घर में बदल दिया। महल जैसी सुख सुविधा दी और मैं मूर्ख अपनी बहू को समझ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं माँ जी, अब तो सब ठीक है। जिसके बाद संगीता जी अपनी पेरिस वाली बहू को खुशी खुशी अपना लेती है और अब दोनों सास बहू हंसी खुशी अपने नए घर में ठंडी बिताती हैं।